सबसे सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? वो नहीं जो सीमाओं के पार है। नहीं, बल्कि वो जो आईने में दिखता है। कभी कभी अंदर एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है ना? जैसे कोई दुश्मन सांस रोक कर छिपाओ। ये वो दुश्मन है जो चीखता नहीं, फुसफुसाता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि उसकी आवाज हमारी अपनी आवाज जैसी लगती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, मतलब कोई फलसफा नहीं है, इसके पीछे तो पक्का विज्ञान है। अच्छा? हाँ, हम अक्सर इसे आलस कह देते हैं या कमजोरी, पर असल में ये भावनाओं को कंट्रोल करने में एक विफलता है। भावनाओं को कंट्रोल करना? हाँ, हमारे दिमाग के अंदर अब समझिए एक रस्साकशी चल रही है। एक तरफ है लिम्बिक सिस्टम, हमारा इमोशनल सेंटर, जो तुरंत आराम चाहता है। बिल्कुल खुशी, सुरक्षा अभी चाहिए। और दूसरी तरफ है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का सीईओ, जो लंबे समय का सोचता है, फैसले लेता है। हाँ, जो कहता है नहीं, अभी मुश्किल काम करो, फायदा बाद में मिलेगा। तो जब हमारा इमोशनल दिमाग हमारे लॉजिकल दिमाग पर हावी हो जाता है, तो बस ये अंदर का दुश्मन जीतना शुरू कर देता है। तो ये एक दिमागी जंग है असल में। लेकिन ये दुश्मन हमारे दिमाग पर कब्जा करता कैसे है? मतलब ये रातों रात तो नहीं होता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये घुसपैठ बहुत धीरे धीरे होती है। वो एक बॉडीगार्ड बनकर आता है जो कहता है मैं तुम्हें सेफ रखूंगा, जोखिम मत लो, आराम करो। हाँ, कल कर लेना। शुरुआत में ये सलाह अच्छी लगती है, बहुत आरामदायक लगती है। लेकिन धीरे धीरे हमें पता भी नहीं चलता और वो बॉडीगार्ड हमारा जेलर बन जाता है। और वो हमारी दुनिया को छोटा करता जाता है। बिल्कुल, जब तक कि हम एक छोटे से आरामदायक पिंजरे में कैद न हो जाएं। और जाहिर है इस जेलर के पास हथियार भी होंगे। मेरा अंदाजा है कि उसका सबसे पहला हथियार है डर। हाँ, डर उसका सबसे पुराना और सबसे असरदार हथियार। वो एक अनजाना सा डर जो कुछ भी नया करने से पहले होता है। सोचिए, ये दुश्मन का स्काउट है जो आगे बढ़कर इलाके की जांच करता है और हर कोने में खतरा दिखाता है। वैसे डर तो जरूरी भी है जिंदा रहने के लिए। बिल्कुल, डर हमारे डीएनए में है। आग से दूर रहो, ऊंची चट्टान से बचो, ये अच्छा डर है। लेकिन आज की दुनिया में यही सिस्टम हाईजैक हो गया है। हाईजैक हो गया मतलब अब ये हमें नौकरी बदलने से रोकता है, अपनी बात कहने से रोकता है, कुछ नया शुरू करने से। ये कानों में फुसफुसाता है, क्या होगा अगर तुम उतने अच्छे नहीं हो? क्या होगा अगर लोग हंसेंगे, और हम रुक जाते हैं। ये डर तो हमें शुरू करने से पहले ही रोक देता है। लेकिन उस दुश्मन का क्या जो हमें शुरू ही नहीं करने देता? वो आवाज जो हमेशा कहती है, अरे कल कर लेंगे। हाँ, तो डर के बाद आता है उसका सबसे खतरनाक सिपाही, टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। साबोटूर? बिल्कुल, ये दुश्मन का साबोटूर है जो हमारी योजनाओं को अंदर से खोखला कर देता है। और सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि हम इसे आलस समझ लेते हैं। ये आलस नहीं है। तो फिर ये क्या है? यह एक इमोशनल एस्केप है, एक भावनात्मक पलायन। लोग काम से नहीं भागते, बल्कि उस काम से जुड़ी नेगेटिव भावनाओं से भागते हैं। एग्जैक्टली। असफलता का डर, बोरियत का एहसास या जज किए जाने की चिंता। मतलब जब मैं कोई जरूरी रिपोर्ट लिखने के बजाय सोशल मीडिया देखने लगता हूँ तो मैं काम से नहीं, बल्कि उस रिपोर्ट को लेकर जो टेंशन है उससे भाग रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, और एक दिलचस्प स्टडी में पाया गया कि जो लोग काम टालते हैं वो उस वक्त असल में आराम नहीं कर रहे होते। उनके तनाव का स्तर यानी कॉर्टिसोल लेवल उतना ही ज्यादा होता है मानो वो काम कर ही रहे हों। तो ये तो बहुत ही महंगा सौदा हुआ। बहुत। कल कर लेंगे का आराम एक ऐसा कर्ज है जो भविष्य पर बहुत भारी ब्याज के साथ आता है। हर बार जब हम किसी काम को टालते हैं तो हम उस दुश्मन को और मजबूत करते हैं, और धीरे धीरे हमारा कल एक ऐसा कब्रिस्तान बन जाता है जहां हमारे सबसे अच्छे विचार और सपने। और जब हम इस कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं तो हम खुद को झूठी कहानियां सुनाने लगते हैं, है ना? शायद यही वो तीसरा हथियार है। एकदम सही पकड़ा। ये है दुश्मन का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, बहाने। अभी सही समय नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। बिल्कुल, ये वो कहानियां हैं जो हम खुद को सुनाते हैं ताकि हमारी हार एक समझदारी भरा फैसला लगे। बहाने, आप समझिए, कमजोरी के साथ किया गया एक आंतरिक समझौता है। एक समझौता? हाँ, ये वो जहर है जो पानी जैसा दिखता है लेकिन खामोशी से हमारी सारी महत्वाकांक्षा को खत्म कर देता है। ये वो अदृश्य किला बन जाता है जिसकी दीवारों के पीछे हम खुद को कैद कर लेते हैं। और लगता है इस किले के अंदर दुश्मन की पूरी सेना तैयार खड़ी है। मुझे तो लगता है मैं इन सैनिकों को जानता हूँ। जैसे वो एक आवाज जो हमेशा कहती है, तुम्हें ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था। वो है जनरल गिल्ट, अपराध बोध। इसकी आवाज हमेशा अतीत से आती है ताकि हम आगे ना बढ़ पाएं।
हाँ, इसका काम है आपको आपकी पुरानी गलतियों की फिल्म बार बार दिखाना। और वो जो एक पल की झिझक होती है कोई काम शुरू करने से ठीक पहले, जब सब पता होता है कि क्या करना है लेकिन शरीर हिलता ही नहीं। वो है कैप्टन हेजिटेशन। ये विचार और कर्म के बीच के छोटे से पल में रहता है। और फुसफुसाता है, लेकिन क्या होगा अगर ये गलत कदम हुआ? बिल्कुल, ये हमारी गति को, हमारे मोमेंटम को मार देता है। और तीसरा, मेरा तो सबसे बड़ा दुश्मन, हर छोटी चीज पर जरूरत से ज्यादा सोचना। कर्नल ओवरथिंकिंग। एक ईमेल भेजने से पहले उसे 50 बार पढ़ना, हर शब्द बदलना, घंटों बर्बाद। वो है कर्नल ओवरथिंकिंग। मुझे इसे 47 बार और सोचने दो। ये हमारी सारी ऊर्जा खत्म कर देता है इससे पहले कि हम एक भी कदम उठाएं। एनालिसिस पैरालिसिस। हाँ, हम गोल गोल घूमते रहते हैं और वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। और इन सब के पीछे एक धीमी आवाज जो शायद सबसे ज्यादा जहरीली है, मैं ये करने वाला कौन होता हूँ, जो हमारे सबसे अच्छे विचारों को बचपन में ही मार देता है। यह हमारे आत्मविश्वास की जड़ पर हमला करता है। और फिर एक पल आता है जब इन सब आवाजों के बीच एक स्पष्टता का क्षण उभरता है, एक ठंडा, कठोर और डरावना सच। वो सच है, ये जंग अंदर है, बाहर नहीं। बिल्कुल। कोई बचाने नहीं आएगा, कोई घुड़सवार सेना नहीं आ रही, जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारी है। ये एहसास बहुत अकेला और डरावना है, लेकिन शायद जरूरी भी है। यही वो पल है, ये एक पीड़ित की मौत है और एक लड़ाके का जन्म। हाँ, यहीं से जवाबी हमला शुरू होता है। और ये कोई नए साल का रेजोल्यूशन नहीं है जो कुछ हफ्तों में टूट जाए। नहीं, ये एक शपथ है। ये वो पल है जब आप दुश्मन की आवाज को मैं कहना बंद कर देते हैं और उसे एक आक्रमणकारी के रूप में देखते हैं। आप कहते हैं, मैं आलसी नहीं हूं, मुझे आलस की आदत से लड़ना है। तो फिर पहली गोली कैसे चलाई जाए? इस जंग की पहली कार्रवाई क्या होनी चाहिए? कोई बहुत बड़ा काम? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली कार्रवाई हमेशा छोटी होनी चाहिए पर निर्णायक। जैसे सुबह अलार्म बजते ही उठना, या उस एक फोन कॉल को करना जिसे आप महीनों से टाल रहे थे, या उस रिपोर्ट का सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना। ये छोटे छोटे काम नहीं है, ये जीती हुई लड़ाइयां हैं। ये बात दिलचस्प है। छोटे काम नहीं, जीती हुई लड़ाइयां। हाँ, हर छोटी जीत दुश्मन की सप्लाई लाइन को काटती है और आपका मनोबल बढ़ाती है। जब आप अलार्म बजते ही उठते हैं तो आप सिर्फ बिस्तर से बाहर नहीं निकलते, आप दुश्मन से अपने दिन का पहला घंटा वापस छीनते हैं। इलाके पर फिर से कब्जा करना। बिल्कुल। हर बार जब आप वर्कआउट करने जाते हैं तो आप दुश्मन के जनरल टाल मटोल को हराते हैं। हर छोटी जीत आपके अंदर के लड़ाके को मजबूत करती है। और इसी लड़ाई के जरिए शायद हमारा विकास होता है। मुझे लगता है इसके कुछ चरण होते होंगे। ज्यादातर लोग शायद पीड़ित वाले मोड में रहते हैं। ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? बिल्कुल, वो पहला चरण है पीड़ित का, जो परिस्थितियों का गुलाम होता है। फिर जब लड़ाई शुरू होती है तो आता है दूसरा चरण, लड़ाका। ठीक, इसकी सोच है बस अब और नहीं। हाँ, ये विद्रोह का दौर है। वो लड़ता है, गिरता है, फिर उठता है। ये चरण जरूरी है, लेकिन इसमें बहुत ऊर्जा बर्बाद होती है। तो फिर आखिरी चरण क्या है, लड़ने से आगे? आखिरी चरण है कमांडर का। इसकी सोच है, मैं नियंत्रण में हूँ। हर एक्शन एक रणनीतिक कदम है। भावनाओं से रणनीति की ओर एक बदलाव। हाँ, कमांडर अनुशासन को सजा के तौर पर नहीं, बल्कि एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। वो जानता है कि दुश्मन कब और कहाँ हमला करेगा और वो पहले से तैयार रहता है। वो लड़ाई को चुनता है, लड़ाई उसे नहीं चुनती। कमांडर, ये सोचना ही कितना शक्तिशाली है। ये तो फिर सिर्फ आदतें बदलने की बात नहीं रही, ये तो पूरी मानसिकता बदलने की बात है। और यही योद्धा का असली सत्य है। समुराय और ज़ेन बौद्ध धर्म का पूरा दर्शन इसी पर आधारित है। आत्मनियंत्रण, जिससे ही कहते थे, और आत्म प्रभुत्व, ये एक युद्ध की तरह है। इलाका है जिस पर आपने कब्जा छोड़ दिया है। हर बहाना कमजोरी के साथ किया गया एक समझौता है। तो इस पूरी सोच को अगर समेटना हो तो अनुशासन सजा नहीं है। नहीं, ये डर से शासित होने से इनकार करने की घोषणा है। जब आप अपने अंदर के दुश्मन पर युद्ध की घोषणा करते हैं तो आप जो हैं उससे नहीं लड़ रहे हैं, आप जो बन सकते हैं उसके लिए लड़ रहे हैं। और ये विचार हमारी भारतीय संदर्भ से कितनी गहराई से जुड़ा है। हम हमेशा से जानते हैं कि शत्रु घर के अंदर बैठा है। हमारी संस्कृति में ये समझ है कि जो अपने मन को जीता वही सबसे बड़ा योद्धा। बिल्कुल,
महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान से पहले अर्जुन के मन में लड़ा गया था। सही बात है। जीत या हार का फैसला पहले अंदर होता है, विजय पहले मन में होती है। तो आज की बातचीत का सार यही है, असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपनी ही बनाई हुई सीमाओं से है, और असली दुश्मन को पहचानने के पल से ही जीत शुरू होती है। सच है, बाहर की दुनिया तब हारना शुरू होती है जब तुम्हारे अंदर का योद्धा जागने लगता है। लेकिन एक अंतिम विचार। अच्छा। अब जब अंदर के दुश्मन पर युद्ध की घोषणा हो चुकी है, तो एक नया और भी सूक्ष्म दुश्मन इंतजार कर रहा है। ये दुश्मन अंदर से हमला नहीं करता, बल्कि बाहर से समर्थन और अपनेपन के भेष में आपको अपनी ओर खींचता है। ये भीड़ की आवाज है, जिसे ग्रुप थिंक कहते हैं। ग्रुप थिंक यानी वो खतरा जब एक इंसान अपनी सोच छोड़कर सिर्फ इसलिए भीड़ का साथ देने लगता है ताकि वो समूह का हिस्सा बना रहे। ये आपको वापस उसी आरामदेह कैद में फंसाने के लिए इंतजार कर रहा है। स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल। कभी-कभी लगता है कि हर रील एक जैसी है। वही गाना, वही डायलॉग, वही 3 स्टेप्स वाला लाइफ हैक। हाँ, एक पैटर्न सा बन गया है। एक घुटन सी महसूस होती है ना। मतलब व्यूज शायद आ रहे होंगे, लेकिन ग्रोथ वो कहीं नहीं दिख रही। सही बात है। ऐसा लगता है जैसे आवाजें इतनी हैं कि अपनी सोच भी डूब रही है। जैसे हम सब एक प्रिजन ऑफ सेमनेस में फंस गए हैं, एक जैसे होने के जेल में। और ये महसूस करना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। अच्छा। हम इंसान मतलब सामाजिक प्राणी हैं। एक समूह का हिस्सा बनने की जरूरत, बिलोंगिंग की जरूरत, वो हमारी डीएनए में है। हजारों सालों से समूह से बाहर होने का मतलब था एक तरह से मौत। लेकिन आज के डिजिटल युग में जब यही जरूरत हमारी मौलिक सोच को खाने लगती है, तब जीनियस मर जाता है। मतलब ये हमारा अपना बनाया हुआ जेल नहीं है, ये हमारी बायोलॉजी का ही एक हिस्सा है। ये तो और भी डरावना है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। इसका एक बहुत क्लासिक उदाहरण है 1950 का ऐश कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट। ओ हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। उसमें लोगों को एक लाइन दिखाई गई और पूछा गया कि 3 और लाइनों में से कौन सी उसके बराबर है। जवाब बिल्कुल साफ था, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है। लेकिन जब उस व्यक्ति को एक ऐसे कमरे में बिठाया गया जहां बाकी सब लोग जानबूझकर गलत जवाब दे रहे थे, तो जो हुआ वो कमाल था। क्या हुआ? 75% लोगों ने 75%? हाँ, 75% लोगों ने कम से कम एक बार जानते हुए भी उसी गलत जवाब को चुना जो भीड़ चुन रही थी। बाप रे! सिर्फ इसलिए कि वो अकेले और अलग ना दिखें, इसका मतलब कि हम भीड़ के खिलाफ जाने के लिए बने ही नहीं हैं। बने हैं, लेकिन ये मुश्किल है। ये एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि सही होने से ज्यादा जरूरी हमारे लिए समूह के साथ होना है। और इसी डर से ग्रुप थिंक का वो चक्र शुरू होता है जो आजकल हर इंडस्ट्री में, हर ट्रेंड में दिखाई देता है। एक चक्र। कोई जो कुछ नया और अलग करता है, वो किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा, वो एक नई संभावना पैदा कर रहा है। और फिर उस चिंगारी को कुछ लोग पकड़ लेते हैं। वो दूसरा चरण होता होगा, जिसे हम दी एको कह सकते हैं। बिल्कुल सही। ये वो स्मार्ट लोग हैं जो सिर्फ नकल नहीं करते, वो उस नए आइडिया के पीछे के सिद्धांत को, उसके क्यों को समझते हैं। अच्छा, वो कहते होंगे, अरे ये फॉर्मेट सिर्फ देखने में अच्छा नहीं है, इसके पीछे एक गहरी, एक मानवीय समझ है, चलो इसकी आत्मा को पकड़ते हैं। परफेक्ट। वो उसकी आत्मा को अपनाते हैं, शरीर को नहीं। लेकिन फिर आता है तीसरा और सबसे खतरनाक चरण, द प्रिजन। वो जेल। हाँ। हजारों लोग बिना सोचे समझे सिर्फ सतही नकल करने लगते हैं। वही बैकग्राउंड म्यूजिक, वही थंबनेल का फॉन्ट, वही बोलने का अंदाज। और रचनात्मकता खत्म, पूरी तरह खत्म हो जाती है। सब सेफ खेल रहे होते हैं और असल में सब हार रहे होते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या सेफ खेलना हमेशा गलत होता है? कई बार एक ट्रेंड को फॉलो करके ही तो नए क्रिएटर्स को शुरुआत में थोड़ी ऑडियंस मिलती है। क्या ये एक जरूरी बुराई है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। शुरुआत में ये एक बैसाखी की तरह हो सकती है। आप सीखते हैं कि कैमरा कैसे काम करता है, एडिटिंग कैसे होती है, बेसिक चीजें सीखते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप हमेशा बैसाखी के सहारे चलेंगे तो आप कभी दौड़ नहीं पाएंगे। ये जेल तब बनता है जब आप उस आराम के इतने आदी हो जाते हैं कि दरवाजा खुला होने पर भी आप बाहर नहीं निकलते। और फिर दर्शक बोर हो जाते हैं। हाँ, और मुझे लगता है वहां से चौथा चरण शुरू होता है,
द रप्चर। सही। दर्शक उस एक जैसे कंटेंट से थक जाते हैं और उसी बोर्डम के बीच से कोई नया मौलिक विचारक उभरता है जो इस पूरे चक्र को तोड़ देता है, और फिर साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। यही चक्र है, पर ये तो बाहर की दुनिया में चल रहा है। उसे क्रिएटर के मन के अंदर क्या चल रहा होता है जो इस जेल में फंसा है? हाँ, ये एक जबरदस्त मानसिक संघर्ष है। मैंने खुद इसे महसूस किया है। सबसे पहले आपके अंदर एक अनुयायी होता है, अ फॉलोअर। उसकी आवाज कहती है सब ये कर रहे हैं तो इसमें कुछ तो सही होगा, चलो मैं भी यही करता हूं। इसमें एक सुरक्षा का एहसास होता है, आप अकेले नहीं हैं। पर वो सुरक्षा ज्यादा देर टिकती नहीं है ना? नहीं, जल्दी उस अनुयायी के अंदर एक पर्यवेक्षक जागता है, एन ऑब्जर्वर। वो रुककर भीड़ को देखता है और खुद को भी, और उसे महसूस होता है वेट अ मिनट, ये तो सबके वीडियोस में एक जैसा ही है। एग्जैक्टली। मेरे थंबनेल में और उसके थंबनेल में सिर्फ चेहरे का फर्क है। उससे एहसास होता है कि वो सिर्फ एक गूंज है, आवाज नहीं। और ये सोच चुभने लगती है कि सेम कंटेंट बना के मैं कभी अलग नहीं बनूंगा। और यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। यहीं से जन्म होता है विद्रोही का, द रेबेलियन। पर यह कोई बड़ा धमाका नहीं होता, ये एक बहुत शांत अंदरूनी फैसला होता है। एक पल आता है जब वो क्रिएटर कहता है स्क्रू इट, मैं अपना यूनिक एंगल ट्राई करूंगा। भले ही इसे कोई न देखे, भले ही मैं फेल हो जाऊं, पर मैं वो बनाऊंगा जो मुझे सही लगता है। उस पल में शायद सारा शोर बंद हो जाता होगा। बिल्कुल, सिर्फ एक दिल की धड़कन सुनाई देती है, अपनी। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ विद्रोह के लिए विद्रोह नहीं है। ये इस एहसास से पैदा होता है कि असली अवसर वही है जहां भीड़ नहीं देख रही। दुनिया भर में जिन लोगों ने बड़ा बदलाव लाया है, उन्होंने इसी सिद्धांत पर काम किया है। तो फिर इन अलग सोचने वालों का प्लेबुक क्या है? मतलब इन्होंने ऐसा क्या देखा जो बाकी लोग नहीं देख पाए? चलिए स्टीव जॉब्स से शुरू करते हैं। 1980 के दशक में ग्रुप थिंक क्या था? कंप्यूटर सिर्फ बिजनेस के लिए होते हैं, बेज रंग के भारी बदसूरत डब्बे। बिल्कुल, जिनकी पहचान मेगाहर्ट्ज और रैम से होती थी। किसी को परवाह नहीं थी कि वो दिखते कैसे हैं। वो सिर्फ एक टूल थे, जैसे हथौड़ा या पेचकस। हाँ, सही बात है। जॉब्स ने उस कमरे में आकर कहा, नहीं, कंप्यूटर मन के लिए साइकिल जैसा है। इट्स अ बाइसिकल फॉर द माइंड। वाओ। ये व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का एक सुंदर उपकरण होना चाहिए। जब सब स्पेक्स बेच रहे थे, उन्होंने टेक्नोलॉजी को कला से जोड़ दिया। उन्होंने पूछा, एक कंप्यूटर खूबसूरत क्यों नहीं हो सकता, पर्सनल क्यों नहीं हो सकता? उस वक्त ये सोचना पागलपनी लगा होगा सबको। बिल्कुल, लेकिन इसी सोच ने एप्पल को बनाया। और आज के डिजिटल दौर में ऐसे ही कुछ मिस्टर बीस्ट ने किया, जब सारे यूट्यूबर्स एल्गोरिथम को हैक करने में लगे थे। हाँ, 10 मिनट 1 सेकंड का वीडियो बनाओ, हर 30 सेकंड में कुछ चमकदार डालो, स्मैश दैट लाइक बटन बोलो। उन्होंने ये सब नियम खिड़की से बाहर फेंक दिए। उनका सिर्फ एक पागलपन की हद तक जुनूनी लक्ष्य था। क्या? दर्शकों के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन, सबसे अविश्वसनीय वीडियो बनाना। उनका भरोसा एल्गोरिदम पे नहीं, इंसानियत पर था। उनकी सोच थी ऑडियंस ऑब्सेशन। वो 100 घंटे लगाकर एक वीडियो शूट करते थे और फिर उसे फेंक देते थे, क्योंकि वो बेहतरीन नहीं था। उन्होंने कंटेंट क्रिएशन को एक हॉलीवुड लेवल प्रोडक्शन के जुनून से बदल दिया। और अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ की मिट्टी में भी ऐसी कहानियां हैं। हाँ, बिल्कुल है। सबसे बड़ा उदाहरण धीरूभाई अंबानी का है। आजादी के बाद भारत का माहौल क्या था? लाइसेंस राज। ग्रुप थिंक ये था कि बिजनेस धीरे धीरे पीढ़ियों में सरकारी मंजूरी और बैंकों के कर्ज से बनता है। हाँ, एक धीमी प्रक्रिया। अंबानी ने इस धीमी गति को चुनौती दी। उनका सबसे बड़ा विद्रोही कदम था बैंकों पर पूरी तरह निर्भर रहने की बजाय आम आदमी पर भरोसा करना। उन्होंने भारत में इक्विटी कल्चर की शुरुआत की। एग्जैक्टली, एक ऐसे देश में जो सिर्फ फिक्स डिपॉजिट और सोना जानता था। लोगों ने कहा वो पागल है, लेकिन उन्होंने भारत के कैपिटल मार्केट का नक्शा ही बदल दिया। ये तो पूरे सिस्टम को ही चुनौती देना हुआ। एक और उदाहरण जो मेरे दिमाग में आता है वो है ज़ेरोधा के नितिन कामत का। एक बेहतरीन उदाहरण फाइनेंस इंडस्ट्री का ग्रुप थिंक क्या था। ट्रेडिंग जटिल है, महंगी है और हम हर ट्रेड पर परसेंटेज ब्रोकरेज लेकर पैसा कमाएंगे। हाँ, ये इंडस्ट्री का धर्म था। कामत ने आकर एक बहुत ही सरल सवाल पूछा, क्या हो अगर हम जीरो चार्ज करें? उन्होंने पूरी इंडस्ट्री के रेवेन्यू मॉडल को ही तोड़ दिया। मुझे तो उनका किल स्विच वाला फीचर सबसे ज्यादा हैरान करता है। हाँ, वो तो कमाल है। आज जहाँ सारी एप्स आपको एडिक्ट बनाने के लिए डिजाइन की गई हैं, आपको बार बार खींचने के लिए, वहाँ वो आपको एक बटन देते हैं जिससे आप खुद को उनकी ऐप से लॉकआउट कर सकते हैं। ये तो अपने ही बिजनेस के खिलाफ जाने जैसा है ना? बिल्कुल, लेकिन ये दूर की सोच है। वो शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट के बदले लॉन्ग टर्म भरोसा कमा रहे हैं।
ये ग्रुपथिंक के ठीक उल्टा है। और यही सोच ओयो के रितेश अग्रवाल में दिखती है। जब सारी कंपनियां सिर्फ होटलों की एक लिस्ट, एक एग्रीगेटर बना रही थीं, उन्होंने एक बहुत ही बुनियादी भारतीय समस्या को पकड़ा। हाँ, बजट होटलों में भरोसे की कमी। एक यात्री को सिर्फ सस्ते दाम नहीं, एक साफ कमरा, एक काम करता हुआ एसी, एक स्टैंडर्ड अनुभव चाहिए। तो जहां सब टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहे थे, उन्होंने जमीन पर उतरकर अनुभव को मानकीकृत किया। तो इन सब कहानियों में एक धागा कॉमन है। क्या है वो? जहां सब यस बोल रहे थे, इनका नो ही इनकी सबसे बड़ी ताकत बना। उन्होंने उस सबसे बड़ी धारणा को चुनौती दी जिस पर पूरी इंडस्ट्री आंख बंद करके सहमत थी। ठीक है, तो मान लीजिए कोई ये हिम्मत करता है, वो उस खाली रास्ते पर पहला कदम रखता है, तब असल में होता क्या है? क्योंकि ये सुनने में जितना रोमांटिक लगता है उतना आसान तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। शुरुआत में सिर्फ डर और सन्नाटा होता है। कोई तालियां नहीं बजती, कोई तत्काल सराहना नहीं मिलती। नहीं, 99% लोग यहीं हार मानकर वापस भीड़ में लौट जाते हैं। उन्हें लगता है वो रास्ता सेफ था, आरामदायक था, मुझसे गलती हो गई। लेकिन जो रुक जाता है, जो उस सन्नाटे को झेल जाता है, उसके लिए पहला सिग्नल आता है। हाँ, शायद एक हफ्ते बाद एक कमेंट आता है जिसमें सिर्फ इतना लिखा होता है, फाइनली समथिंग डिफरेंट। या मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा था। हाँ, वो सिर्फ एक लाइक नहीं होता, वो एक कनेक्शन होता है। आपको अपना पहला सच्चा समर्थक मिलता है। मुझे याद है जब मुझे पहली बार ऐसा कोई कमेंट मिला था, उस एक लाइन में इतनी ताकत थी कि हफ्तों की मेहनत और डाउट वसूल हो गए। वो सिर्फ डेटा नहीं था, वो एक इंसानी कनेक्शन था। और धीरे धीरे आपकी यही अलग पहचान आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आपकी बगावत आपकी लीडरशिप बन जाती है। सही। लोग आपको इसलिए फॉलो नहीं करते कि आप ट्रेंड में हैं, बल्कि इसलिए कि आप ट्रेंड में नहीं हैं। अब भीड़ तुम्हारे पीछे आ रही है। तो इसका अंतिम सत्य यही है, भीड़ का शोर एक सुरक्षा जाल जैसा लगता है, लेकिन असल में वो एक पिंजरा है। यह आपको आसान लाइक्स का झूठा दिलासा देता है, लेकिन लंबे समय में आपको अप्रासंगिक और अदृश्य बना देता है, क्योंकि भीड़ में आपकी कोई अपनी पहचान नहीं होती। और नवाचार हमेशा सन्नाटे में, झुंड से दूर पैदा होता है। अलग बोलो तभी लोग सुनेंगे। जब आप भीड़ से निकलते हैं, तभी आपकी अपनी कहानी शुरू होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि चुनना क्या है? भीड़ में सुरक्षा है, लेकिन सफलता हमेशा सिंगल फाइल में आती है। तो चुने कंफर्टेबल मीडियोक्रिटी या अनकंफर्टेबल एक्सेलेंस, आरामदायक साधारणता या असुविधाजनक उत्कृष्टता। एक जानी पहचानी सी सुबह की तस्वीर है, चाय का कप, लैपटॉप खुला हुआ, और वो एक वादा है ना कि आज कुछ बदल जाएगा, आज वो बड़ा काम शुरू होगा। हाँ। लेकिन फिर शाम होती है, लैपटॉप बंद होता है और मन में बस एक ही आवाज गूंजती है, कोई नहीं, कल पक्का करूंगा। आज हम इसी कल के जाल और उसे तोड़ने वाली उस अंदरूनी चिंगारी के बारे में गहराई से बात करने वाले हैं। और ये मतलब सिर्फ आलस की कहानी नहीं है, ये हमारे दिमाग की डिफ़ॉल्ट सेटिंग की कहानी है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग? हाँ, हमारा दिमाग लाखों साल से ऊर्जा बचाने के लिए बना है, तो आराम और टालमटोल उसका एक तरह से नेचुरल स्टेट है। आज की हमारी पूरी चर्चा एक शब्द के इर्द गिर्द है, अर्जेंसी। ओजेंसी। ये घबराहट या किसी डेडलाइन का डर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी पावरफुल फीलिंग है जो दिमाग के इस डिफ़ॉल्ट मोड को ओवरराइड कर देती है। सीधी सी बात है, बिना अर्जेंसी के कोई भी कहानी आगे नहीं बढ़ती। ये बात ही अपने आप में थोड़ी परेशान करने वाली है कि हमारा अपना दिमाग ही हमारे खिलाफ काम कर रहा है। हाँ, हमें आराम करने के लिए उकसा रहा है। तो हम जिसे कंफर्ट जोन कहते हैं, वो सुनने में तो बहुत सुरक्षित लगता है, पर शायद ये वो सबसे खतरनाक जगह है जहां बड़े बड़े सपने और आइडियाज आकर दम तोड़ देते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक दिलचस्प साइकोलॉजिकल आइडिया सामने आता है। उसे यर्क्स-डॉडसन लॉ कहते हैं। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है कि परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा प्रेशर जरूरी है। अगर प्रेशर बिल्कुल ना हो तो हम बोर हो जाते हैं, कुछ नहीं करते। और अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हो तो हम घबरा जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं और काम बिगड़ जाता है। अच्छा, तो अर्जेंसी एक तरह से वो स्वीट स्पॉट है, मतलब इतना प्रेशर कि आप बोर ना हो, लेकिन इतना भी नहीं कि आप पैनिक कर जाए। एग्जैक्टली। एक गुड स्ट्रेस, जैसा कि इसे कहते हैं। ये वो नियंत्रित दबाव है जो हमसे हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवाता है। ठीक। ये वो आग है जो हमें गर्म रखती है, जलाती नहीं। लेकिन सवाल ये है कि ये आग लगती कैसे है, खासकर जब कोई असली संकट ना हो।
जैसे अपोलो 13 मिशन का जिक्र आता है, वो तो एक लाइफ और डेथ सिचुएशन थी। हाँ बिल्कुल। जब अंतरिक्ष यान में धमाका हुआ तो धरती पर बैठे इंजीनियरों के पास महीने या हफ्ते नहीं थे। उनके पास सिर्फ कुछ घंटे थे। हाँ, एक ऐसा जुगाड़ बनाने के लिए जो एस्ट्रोनॉट्स की जान बचा सके, वो भी सिर्फ उन चीजों से जो यान में पहले से मौजूद थीं। उस अर्जेंसी ने उनसे वो करवाया जो नामुमकिन लग रहा था। वो एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे पाबंदियां या लिमिट्स हमारी क्रिएटिविटी को असल में बढ़ाती हैं। उसे खत्म नहीं करती बल्कि बढ़ाती हैं। हाँ, जब समय कम होता है तो दिमाग फालतू के ऑप्शन सोचना बंद कर देता है। वो ये नहीं पूछता कि क्या क्या किया जा सकता है, बल्कि ये पूछता है कि अभी सबसे जरूरी क्या है। तो ये एक तरह का मेंटल ट्रियाज हुआ, है ना, जहां दिमाग गैर जरूरी चीजों को हटाकर सिर्फ मुख्य समस्या पर फोकस करता है। सही कहा, ये ओवरथिंकिंग की आदत को जड़ से काट देता है। लेकिन अपोलो 13 तो एक बाहरी संकट था। रोजमर्रा की जिंदगी में जहां दांव पर इतना कुछ नहीं लगा होता, इस तरह की अर्जेंसी कैसे पैदा की जा सकती है? क्या ये मुमकिन भी है? बहुत अच्छा सवाल है। जरूरी नहीं कि संकट बाहरी हो, कई बार हम खुद अपने लिए पॉजिटिव कंस्ट्रेंट्स, मतलब अच्छी पाबंदियां बना सकते हैं। जैसे डॉक्टर सूस, मशहूर बच्चों के लेखक, उनके एडिटर ने शर्त लगाई कि वो सिर्फ 50 अलग-अलग शब्दों का इस्तेमाल करके एक पूरी किताब नहीं लिख सकते। अच्छा। हाँ, ये एक बनाई हुई अर्जेंसी थी, एक चुनौती। और नतीजा था ग्रीन एग्स एंड हैम, इतिहास की सबसे ज्यादा बिकने वाली बच्चों की किताबों में से एक। मतलब अगर बेस्टसेलर लिखनी है तो अपने एडिटर से शर्त लगा लो। हाँ, खैर मजाक एक तरफ, ये पॉइंट बहुत सही है कि पाबंदियां हमें फोकस करने पर मजबूर करती हैं। सही बात है। और जब हम एक्शन लेते हैं, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, हमें फीडबैक मिलता है। जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं वो अंधेरे में तीर चलाते हैं। लेकिन जो एक्शन लेते हैं उन्हें असल दुनिया से डेटा मिलता है, वो उन्हें रास्ता दिखाता है। स्पीड इज अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। आप जितनी तेजी से काम करते हैं उतनी तेजी से सीखते हैं। तो इसके पीछे कुछ साइंस भी तो होगी। मतलब दिमाग में ऐसा क्या होता है कि हम अचानक एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं? शायद डोपामाइन या एड्रेनलिन जैसा कुछ? बिल्कुल, ये एक बहुत शक्तिशाली न्यूरोलॉजिकल लूप है। जब हम कोई काम फौरन शुरू करने का फैसला करते हैं ना, तो हमारे दिमाग को डोपामाइन का एक छोटा सा हिट मिलता है, एक इनाम जैसा। हाँ, और वो हमें और काम करने के लिए प्रेरित करता है। फिर यही प्रेरणा एड्रेनलिन में बदलती है, जो उस काम को करने की फिजिकल और मेंटल एनर्जी देती है। और इससे वो हाइपर फोकस वाली स्थिति बनती है। उसे फ्लो स्टेट भी कहते हैं, जहां समय का पता ही नहीं चलता और काम बस होता चला जाता है। अभी छोटा क्यों ना हो, एक ईमेल लिखना, एक फोन कॉल करना, या बस पहले 2 वाक्य लिखना, ये उस डोपामाइन लूप को किक स्टार्ट करने जैसा है। हाँ, और ये एक पूरी इमोशनल जर्नी है, सिर्फ एक एक्शन नहीं। इसे 5 चरणों में समझा जा सकता है। ओके। पहला है आलस या ठहराव, कल करूंगा वाली सोच। दूसरा है असहजता, एक चुभन भरा एहसास कि समय निकल रहा है। ये सबसे मुश्किल हिस्सा लगता है। हाँ। तीसरा है शुरुआत, वो पहला मुश्किल कदम। चौथा है प्रवाह या मोमेंटम, जब काम आसान लगने लगता है। और 5वां और सबसे जरूरी चरण है अनुशासन। मुझे लगता है सबसे मुश्किल वो दूसरे से तीसरे चरण में जाना है, उस असहजता को एक्शन में बदलना। ज्यादातर लोग उसी डिस्कम्फर्ट में फंसे रह जाते हैं। लेकिन जो 5वां चरण है, अनुशासन, वो क्या है? क्या इसका मतलब है कि एक दिन ये अर्जेंसी हमारी आदत बन जाती है? हाँ, अनुशासन वो स्थिति है जब अर्जेंसी किसी बाहरी दबाव जैसे डेडलाइन या बॉस की मोहताज नहीं रहती। वो एक अंदरूनी आदत बन जाती है। तो आप काम इसलिए तेजी से नहीं करते क्योंकि करना पड़ रहा है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि नाउ दैट्स हु यू आर, वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। यहाँ पे एक बहुत गहरा कनेक्शन बनाया गया है जो मैंने पहले कभी नहीं सोचा था, अर्जेंसी और सेल्फ रिस्पेक्ट का। मतलब ये कि जब कोई अपने काम को टालता है तो वो सिर्फ काम नहीं टाल रहा, वो कहीं ना कहीं खुद को ये मैसेज दे रहा है कि मेरे सपने, मेरे लक्ष्य आज एक्शन लेने के लिए जरूरी नहीं है। ये तो बहुत पावरफुल सोच है। ये सेल्फ सैबोटाज का एक बहुत सटल, मतलब बहुत ही छिपा हुआ रूप है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। जब आप तुरंत एक्शन लेते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को एक मजबूत संकेत भेजते हैं, मेरा समय कीमती है, मैं और मेरे लक्ष्य महत्वपूर्ण है। तो हर बार जब हम बाद में को अभी से बदलते हैं, आप अपने आत्मसम्मान में एक छोटी सी गुंतूक करते हैं। और इसका असर समय के साथ बढ़ता जाता होगा, है ना? बिल्कुल। इसे तेज चलने वालों का पावर लॉ कहा जा सकता है। किसी भी फील्ड में जो सबसे सफल लोग होते हैं वो सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं करते, वो तेजी से काम करते हैं। उनका आइडिया से एक्शन का चक्र बहुत छोटा होता है। हाँ,
जब दूसरे लोग किसी आइडिया के बारे में महीनों तक प्लानिंग कर रहे होते हैं, तब तक वो उसे लॉन्च करके बाजार से असली फीडबैक ले रहे होते हैं। इससे उनके सीखने की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। तो बात सिर्फ काम निपटाने की नहीं है, ये तो एक पूरी पहचान बदलने की प्रक्रिया है। आप एक एक्शन लेने वाले इंसान बन रहे हैं। सही। लेकिन पहचान बनाने का ये तरीका क्या हर जगह एक जैसा होता है? जैसे जो भारत और पश्चिम की तुलना की गई है, उससे तो लगता है कि अर्जेंसी को महसूस करने का हमारा तरीका ही अलग है। हाँ, ये कल्चरल पहलू बहुत दिलचस्प है। पश्चिम में, खासकर कॉर्पोरेट या मिलिट्री कल्चर में, अर्जेंसी अक्सर सुनियोजित होती है, सिस्टम का हिस्सा होती है। स्टार्टअप्स में स्प्रिंट्स होते हैं, डेडलाइंस पहले से तय होती हैं। ये प्रोएक्टिव अर्जेंसी है, मकसद से पैदा हुई अर्जेंसी। हाँ। जबकि भारत में ऐतिहासिक रूप से हमारी अर्जेंसी अक्सर रिएक्टिव रही है, हालात की मजबूरी से पैदा हुई। जैसे प्रतियोगी परीक्षाएं, लाखों छात्र एक ही डेडलाइन के लिए तैयारी करते हैं, या फिर मॉनसून की डेडलाइन जिसके पहले किसानों को सब काम निपटाना होता है। और हमारा मशहूर जुगाड़ इनोवेशन। सही बात है, जो अक्सर किसी कमी या संकट के समय ही जन्म लेता है। सही पकड़ा। एक बहुत सटीक मुहावरा है, आग लगे बिना कोई भागता नहीं। ये है रिएक्टिव अर्जेंसी। जब डर, जरूरत या मजबूरी में काम किया जाए, ये काम तो करवा देती है, लेकिन बहुत तनाव और चिंता के साथ। हाँ, जो छात्र आखिरी कुछ महीनों के दबाव में पड़ते हैं, वो इसी अर्जेंसी में होते हैं। लेकिन फिर उसी मुहावरे का दूसरा हिस्सा भी तो है, जो कहता है पर जो बिना आग के भागता है वो जीत भी लेता है। बिल्कुल। ये है प्रोएक्टिव अर्जेंसी। जब आप किसी बाहरी आग का इंतजार नहीं करते, बल्कि आप खुद वो आग बनते हैं। आप अपने मकसद से, अपने लक्ष्यों से प्रेरित होकर भागते हैं। पूरी चर्चा का लक्ष्य शायद इसी बदलाव को समझना है। रिएक्टिव अर्जेंसी आपको जिंदा रखती है, पर प्रोएक्टिव अर्जेंसी आपको आगे ले जाती है। एक आपको शिकार बनाती है, दूसरी आपको शिकारी। सही। सवाल यह है कि आप हालात का इंतजार करना चाहते हैं या हालात बनाना चाहते हैं। तो इस सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिरी और सबसे जरूरी बात शायद यही है कि दुनिया टैलेंट या अच्छे इरादों को सलाम नहीं करती। नहीं, दुनिया एक्शन को सलाम करती है। ये उन लोगों को इनाम देती है जो काम पूरा करते हैं, ना कि उन लोगों को जो काम करने की सोचते हैं। हाँ, और वो एक लाइन है, समय हाथ से निकलता है। हम सब ये जानते हैं, लेकिन हम इसे एक चेतावनी की तरह सुनते हैं, एक डर की तरह। यहाँ नजरिया बदलने की जरूरत है। इस लाइन को एक चेतावनी की तरह नहीं, बल्कि एक निर्देश की तरह देखना होगा। अ कॉल टू एक्शन। मतलब ये शिकायत नहीं, एक स्ट्रैटेजी है। एग्जैक्टली। जिस दिन कोई समय को पकड़ना शुरू कर देता है, बाद में को अभी से बदल देता है, उस दिन समय दुश्मन नहीं, सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। तो अर्जेंसी वो चाबी है जो गाड़ी का इंजन शुरू करती है। हाँ, लेकिन इंजन शुरू करना ही काफी नहीं है ना। बिल्कुल नहीं, गाड़ी को सही दिशा में चलाना भी सीखना होगा, गति को दिशा के साथ जोड़ना होगा। और शायद यही वो अगला सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। एक बार जब आप तेजी से चलना सीख जाते हैं, तो आप ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि आप सही मंजिल की ओर जा रहे हैं? आवाजें उलझी थीं, फैसले टूट रहे थे। ऐसा लगता था कि जिंदगी हर दिशा में खींच रही है। हर ईमेल एक इमरजेंसी, हर फोन कॉल एक संकट, एक अजीब सी भागदड़। हाँ, बस भागे जा रहे थे, पर कहाँ ये किसी को पता नहीं था। इसी अवस्था को हम रिएक्टिव केस कह सकते हैं ना, मतलब निरंतर प्रतिक्रिया की स्थिति। बिल्कुल, और ये एक बहुत जानी पहचानी सी फीलिंग है ज्यादातर लोगों के लिए। ऐसा लगता है जैसे आप अपनी जिंदगी की गाड़ी नहीं चला रहे, बल्कि पीछे की सीट पर बैठे हैं। हाँ, और गाड़ी खुद ब खुद गड्ढों में कूद रही है। और देखिए, यहाँ एक बुनियादी सच समझना बहुत जरूरी है। क्या? ये जो लगातार रिएक्ट करने की आदत है ना, ये असल में कमजोरी है। जब कोई सिर्फ बाहरी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देता है, तो वो अनजाने में अपना नियंत्रण, अपनी पावर बाहरी ताकतों को सौंप देता है। हाँ, बिल्कुल। मतलब हर नोटिफिकेशन की पिंग पर फोन उठाना, हर ईमेल का तुरंत जवाब देना, ये सब असल में छोटे छोटे सरेंडर हैं। हम अपनी पावर गिव अप कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हार्वर्ड की रिसर्च भी है इस पर, जो इसी बात को और पुख्ता करती है। अच्छा, क्या कहती है वो रिसर्च? वो कहते हैं कि जो लोग किसी भी बातचीत या स्थिति की गति यानी टेम्पो को नियंत्रित करते हैं, उनके मन पर दबाव काफी कम पड़ता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। सिद्धांत बहुत साफ है, जो टेम्पो सेट करता है वही आखिर में नतीजा तय करता है। ये शतरंज के खेल जैसा है। आप सिर्फ अपने मोहरे नहीं बचाते, आप पूरे बोर्ड को कंट्रोल करते हैं। तो फिर आज की हमारी ये जो पड़ताल है, इसका मिशन यही होना चाहिए, इस लगातार प्रतिक्रिया देने वाली स्थिति से निकलकर अपनी गति, अपनी लय वो खुद तय करने वाला कैसे बने।
हाँ, कैसे किसी स्थिति का पीछा करने के बजाय उसे अपनी मर्जी का आकार दिया जाए। चलिए इसी सफर को समझते हैं। इसे हम एक रिएक्टिव टू कमांडिंग टाइमलाइन कह सकते हैं। ठीक है। इसका पहला फेज है रिएक्टिव, जहां ज्यादातर लोग फंसे होते हैं। यहां कोई तूफान में एक पत्ते की तरह महसूस करता है। आपका दिन आपका नहीं होता, वो दूसरों का होता है। मेरा इनबॉक्स मुझे चला रहा है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक वो बस दूसरों के भेजे हुए ईमेल्स और मैसेजेस पर रिएक्ट कर रहे थे। और ये एक एनर्जी लीक है, ऊर्जा का रिसाव। हर छोटी प्रतिक्रिया, जैसे किसी टेक्स्ट का तुरंत जवाब देना, आपकी मानसिक ऊर्जा को खत्म करती है। इसके पीछे वो इमोशनल ट्रिगर्स का मनोविज्ञान काम करता है। तनाव, पुराने अनुभव या रिश्ते, ये हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करते हैं। हाँ, और हमारा सोचने समझने वाला दिमाग, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक तरह से बंद हो जाता है। ये रिएक्टिव ट्रैप ऐसा दिखता है, कोई बाहरी घटना हुई, उसने हमारे किसी इमोशनल ट्रिगर को दबाया और हमने बिना सोचे समझे आवेगी होकर प्रतिक्रिया दे दी और नियंत्रण खो बैठे। ठीक है, तो इंसान इस लगातार आग बुझाने से थक जाता है। फिर वो क्या करता है? शायद दीवारें बनाना शुरू करता है। हाँ, जिसे हम डिफेंसिव फेज कहते हैं। जैसे कुछ मीटिंग्स को मना करना, फोन को साइलेंट पर रखना। सही। ये इस टाइमलाइन का दूसरा फेज है, बचाव की मुद्रा। ये रिएक्टिव होने से तो बेहतर है, लेकिन यहां एक बड़ी समस्या है। क्या समस्या? आपकी ऊर्जा अभी भी निर्माण में नहीं, बचाव में ही जा रही है। आप अभी भी दूसरों के एजेंडे पर ही रिएक्ट कर रहे हैं, भले ही थोड़ा संभल कर। अच्छा। ये शतरंज नहीं, ये पकड़म पकड़ाई का खेल है, जहां आप बस पकड़े जाने से बच रहे हैं, अपनी चाल नहीं चल रहे हैं। सुनकर तो लगता है कि ये एक चक्रव्यूह है जिसमें इंसान फंसता ही चला जाता है। पहले रिएक्टिव, फिर डिफेंसिव। तो फिर इससे निकलने का कोई रास्ता भी है या नहीं? रास्ता है, और वो इन दोनों से बिल्कुल अलग है। वो रास्ता ठहराव की शक्ति से खुलता है। ठहराव। ये शक्ति की ओर पहला असली कदम है। उत्तेजना और आपकी प्रतिक्रिया, इन दोनों के बीच एक जगह बनाना, एक स्पेस क्रिएट करना। ये वो पल है जब आपके मन में ये विचार आता है, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा। ये एक मानसिकता का बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। ये दिलचस्प है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरे लिए शांत रहना सुनने में थोड़ा पैसिव लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप कुछ कर ही नहीं रहे। इसे एक हथियार कैसे माना जा सकता है? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। शांति निष्क्रियता नहीं है। मेरा मतलब ये एक रणनीतिक हथियार है। कैसे? सोचिए, एक तनावपूर्ण मीटिंग में जब सब चिल्ला रहे हों, तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन लगता है? वो जो सबसे ज्यादा चीख रहा है, या वो जो शांत बैठा है और सबको देख रहा है? वो जो शांत है, जाहिर है। बिल्कुल। एक शांत व्यक्ति दबाव में नहीं दिखता, जिससे दूसरों को लगता है कि उसके पास विकल्प है, उसके पास शक्ति है। और यहीं से कमांडर की प्रतिक्रिया का तरीका शुरू होता है। ये कमांडर की प्रतिक्रिया क्या है? इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? मान लीजिए आपके बॉस ने आपको एक बहुत ही आलोचना भरा ईमेल भेजा, वो भी पूरी टीम को सीसी करके। आपका पहला इंस्टिंक्ट क्या होगा? गुस्सा, सफाई देने की इच्छा, तुरंत जवाब देने की बेचैनी। ये रिएक्टिव मोड है। राइट। कमांडर की प्रतिक्रिया अलग होगी। पहला कदम, घटना को पहचानिए। मन में कहिए, दिस इज डिजाइन्ड टू ट्रिगर मी। ये मुझे उकसाने के लिए किया गया है। ठीक है। अपने शरीर का इस्तेमाल करके फोकस वापस पाइए। एक लंबी गहरी सांस छोड़िए। अपनी रीढ़ सीधी करके बैठिए। ये छोटे से फिजिकल एक्शन आपके दिमाग को सिग्नल देते हैं कि आप कंट्रोल में हैं। ये तो किया जा सकता है। एक रणनीतिक ठहराव लीजिए। तुरंत जवाब मत दीजिए। 1 घंटा या शायद 1 दिन रुकिए। और चौथा कदम, उस ठहराव के बाद सोच समझकर अपने आंतरिक अधिकार से प्रतिक्रिया दीजिए। अब आपका जवाब भावनाओं से नहीं, रणनीति से निकलेगा। तो रिएक्टिव और डिफेंसिव फेज से निकलकर इस ठहराव की मदद से हम एक न्यूट्रल या ऑब्जर्वर फेज में आते हैं। हाँ, और इसके बाद आता है चौथा और अंतिम फेज, कमांडिंग फेज। ये सिर्फ प्रतिक्रिया न देने से कहीं आगे की बात है। ये अपनी लय बनाने के बारे में है। बिल्कुल। अब आप सिर्फ बचाव नहीं कर रहे, आप खेल का रुख तय कर रहे हैं। स्टीव जॉब्स को देखिए। 90 के दशक के अंत में टेक इंडस्ट्री की रेस थी। ज्यादा फीचर्स, ज्यादा स्पीड, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी। सब एक दूसरे पर रिएक्ट कर रहे थे। हाँ, ये तो था। जॉब्स ने उस रेस में हिस्सा लेने से ही इनकार कर दिया।
उन्होंने एक ठहराव लिया और बाजार की मांगों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उन्होंने मांगे पैदा की। iMac, iPod, iPhone। हाँ, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जिनके बारे में दुनिया को पता भी नहीं था कि उन्हें इसकी जरूरत है। उन्होंने टेम्पो सेट किया और पूरी इंडस्ट्री को उन्हें फॉलो करना पड़ा। भारत इस तरह सबसे बड़ा उदाहरण तो शायद MS धोनी है, खासतौर पे 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल। वो माहौल आज भी याद है मुझे। वानखेड़े स्टेडियम। करोड़ों लोगों की उम्मीदें, सामने लसित मलिंगा जैसा गेंदबाज। हाँ, उस पल को याद कीजिए जब गौतम गंभीर आउट हुए। भारत को अभी भी काफी रन चाहिए थे और दबाव बढ़ता जा रहा था। सबको उम्मीद थी कि युवराज सिंह आएंगे, जो उस टूर्नामेंट के हीरो थे। लेकिन धोनी ने सबको चौंका दिया और खुद ऊपर आ गए। और उन्होंने आते ही क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने बाउंड्री मारने की कोशिश नहीं की। उन्होंने पूरे खेल को अपनी धीमी शांत गति पर ले आए। जब सब तेज होना चाहते थे, वो शांत हो गए। उन्होंने अरबों लोगों की उम्मीदों और विरोधी टीम के दबाव को अपनी लय में ढाल लिया। वो गेम को नहीं खेल रहे थे, गेम उनके इशारों पर चल रहा था। दैट इज सेटिंग द पेस। विराट कोहली का उदाहरण भी दिमाग में आता है, पर एक अलग तरीके से एकदम। जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया तो टीम में फिटनेस का कल्चर उतना मजबूत नहीं था। टैलेंट को सब कुछ माना जाता था। राइट। कोहली ने रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। उन्होंने खुद पर काम किया और फिटनेस का एक ऐसा मेयार कायम किया, एक ऐसा पैमाना बना दिया कि दूसरों को उनकी गति के साथ तालमेल बिठाना ही पड़ा। बिल्कुल। जो अनफिट थे वो सिस्टम से बाहर हो गए, चाहे वो कितने भी कुशल क्यों ना हो। उन्होंने भारतीय क्रिकेट का टेम्पो ही बदल दिया। और अगर इतिहास में और भी पीछे जाएं, तो शायद चाणक्य तक पहुंचते हैं। हाँ, उनकी पूरी रणनीति ही प्रीएम्प्टिव कंट्रोल पर आधारित थी, यानी युद्ध के मैदान को पहली तीर चलने से पहले ही नियंत्रित कर लेना। कैसे? वो रणनीतिक चुप्पी, मनोवैज्ञानिक युद्ध और भ्रम पैदा करके दुश्मन को अपनी चाल चलने पर मजबूर करते थे। उनका सिद्धांत था, जो तैयार है, जो शांत है, वही युद्ध के मैदान को नियंत्रित करता है। मतलब वो हवा के रुख का इंतजार नहीं करते थे, वो खुद हवा का रुख मोड़ देते थे। यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है। जब मैं कमांडिंग शब्द सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में एक बॉस वाली छवि आती जो सबको ऑर्डर देता है। क्या ये दूसरों पर हावी होना, उन्हें डोमिनेट करना नहीं है? बहुत ही जरूरी सवाल है ये। नियंत्रण और प्रभुत्व में क्या फर्क है? हाँ, देखिए, प्रभुत्व या डोमिनेंस बल पर आधारित है। ये थोड़े समय के लिए काम करता है और हमेशा प्रतिरोध पैदा करता है। आप किसी को डराकर काम करवा सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप पलटेंगे वो आपके खिलाफ हो जाएगा। लेकिन नियंत्रण डायरेक्शन पर आधारित है, दिशा पर। हाँ, ये दूसरों को आपके साथ जोड़ता है और लंबे समय तक प्रभाव डालता है। इसे थर्मोस्टेट बनाम थर्मामीटर के रूपक से समझिए। अच्छा। थर्मामीटर सिर्फ कमरे का तापमान बताता है, यानी वो माहौल पर प्रतिक्रिया करता है। अगर कमरा गर्म है तो वो गर्म दिखाएगा। लेकिन थर्मोस्टेट कमरे का तापमान सेट करता है, वो कमांड करता है। हमें थर्मोस्टेट बनना है, थर्मामीटर नहीं। शुरू कर देता है। इसका अंतिम परिणाम क्या होता है? What happens when this becomes your default mode? तब साइकोलॉजिकल ग्रेविटी या मनोवैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है। साइकोलॉजिकल ग्रेविटी? हाँ। एक शांत और कमांडिंग व्यक्ति एक हाई मास या ज्यादा द्रव्यमान वाली वस्तु की तरह हो जाता है, जिसके चारों ओर चीजें स्वाभाविक रूप से घूमने लगती हैं। लोग आपके सिग्नल का इंतजार करने लगते हैं। बिल्कुल। आपकी चुप्पी आपके शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। आपकी मौजूदगी से कमरे का डायनामिक बदल जाता है। लोग आपकी ताल पे नाचने लगते हैं, बिना ये जाने कि धुन आप बजा रहे हैं। एक पुरानी कहावत है, जो दूसरों की ताल पे नाचता है वो अपना सुर भूल जाता है। ये शायद उसी का दूसरा पहलू है। और यही इसका सार है। प्रोएक्टिविटी यानी पहल करना, बाहरी अराजकता को आंतरिक अधिकार में बदलने की प्रक्रिया है। तो आप एक प्रतिभागी से कोरियोग्राफर बन जाते हैं। तो ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट या प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है, ये अपनी जिंदगी का मालिकाना हक वापस लेने के बारे में। हाँ। इट्स नॉट अबाउट बीइंग द लाउडेस्ट पर्सन इन द रूम, इट्स अबाउट बीइंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। प्रतिक्रिया शक्ति को खत्म करती है, इरादा शक्ति बनाता है, और शांति एक बहुत बड़ा हथियार है। और अंतिम निर्णायक सत्य ये है, जब तुम पेस सेट करते हो, दुनिया को फॉलो करना पड़ता है। ये अहंकार नहीं है। नहीं, ये आर्किटेक्चर है। आप अपनी वास्तविकता का ढांचा खुद तैयार कर रहे हैं। ये उस मौसमी मशीन की तरह नहीं है जो हर हवा के साथ घूमती है, बल्कि उस कंपास की तरह है जो हमेशा अपने उत्तर की ओर इशारा करता है,
चाहे तूफान कितना भी तेज क्यों ना हो। आपने गति को नियंत्रित करना तो सीख लिया, पर इससे भी गहरा ज्ञान ये है कि कभी-कभी डायनामिक को नियंत्रित करने का मतलब युद्ध जीतने के लिए जानबूझ के छोटी लड़ाइयों को छोड़ना होता है। ये वो जगह है जहां रणनीति समर्पण से मिलती है, जहां हारना भी एक तरह की जीत बन जाता है। आप वहां हैं, जमीन पर, हाथ में एक टूटी हुई तलवार और चारों तरफ बस उम्मीदों के जलने का धुआं है। ये वो पल है जब दिमाग में बस एक ही आवाज गूंजती है, सब खत्म हो गया। ये हार का सबसे कच्चा, सबसे ठंडा एहसास है। ये वो खामोशी है जहां सेल्फ डाउट मतलब आत्मसंदेह सबसे ऊंची आवाज में बोलता है। लेकिन क्या हो अगर ये अंत नहीं है, अगर ये बस एक शुरुआत हो? क्या हो अगर ये सिर्फ एक लड़ाई का अंत है, पूरी जंग का नहीं? ज्यादातर महान कहानियों की नींव वो असल में ऐसी ही हार पर रखी जाती है, और यही वो विचार है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। छोटी लड़ाइयां हारो ताकि तुम पूरी जंग जीत सको। ये सुनना और समझना दो अलग बातें। जब कोई हारता है तो उसका पहला रिएक्शन तो दर्द होता है, आत्मसंदेह, सब कुछ छोड़ देने की इच्छा। इसे द डार्क नाइट कहते हैं, या कह सकते हैं संदेह की खामोश रात। उस पल में कोई बड़ी तस्वीर नहीं दिखती है ना, सिर्फ अंधेरा नजर आता है। बिल्कुल, और यही वो सफर है जिसका विश्लेषण करना जरूरी है। मन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना पड़ता है। मैं हार गया से मैंने सीखा तक का। यहाँ पर कैरल ड्वेक का जो ग्रोथ माइंडसेट पर शोध है वो बहुत काम आता है। हाँ, ग्रोथ माइंडसेट। जी, जो लोग लचीले होते हैं यानी रेजिलिएंट, वे असफलताओं को अस्थायी देखते हैं, एक मौके की तरह देखते हैं कुछ सीखने के लिए। इसके 4 कह सकते हैं भावनात्मक चरण होते हैं: निराशा, फिर स्वीकृति, फिर उद्देश्य और आखिर में महारत। ये जो 4 चरण हैं, निराशा, स्वीकृति, उद्देश्य और महारत, इस सुनने में तो बड़े सीधे लगते हैं, लेकिन असल में सबसे मुश्किल हिस्सा कौन सा होता है? क्या ज्यादातर लोग निराशा और स्वीकृति के बीच की खाई में ही अटके रह जाते हैं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। वो ही सबसे बड़ी खाई है। निराशा एक दलदल की तरह है, आप जितना हाथ पैर मारते हैं उतना ही धंसते जाते हैं। स्वीकृति वो पहला कदम है जो आप उस दलदल से बाहर रखते हैं। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। स्वीकृति का मतलब हार मान लेना या समर्पण नहीं है। इसका मतलब है हकीकत को अपनाना ताकि आप आगे की रणनीति बना सकें। The real battle is not against failure, it's against the paralysis that follows. असली लड़ाई हार से नहीं, बल्कि उस हार के बाद पैदा होने वाले ठहराव से है। ये एक दिलचस्प विरोधाभास है कि हारना असल में जीतने की योजना का हिस्सा कैसे हो सकता है। यहाँ स्ट्रेटेजिक पेशेंस यानी रणनीतिक धैर्य का विचार सामने आता है, लेकिन ये निष्क्रियता नहीं है ना, ये सही समय का इंतजार करने का अनुशासन है। बिल्कुल, और इसी अनुशासन के आधार पर जीत की एक समय सीमा, एक टाइमलाइन बनती है। इसका पहला चरण है द लॉस यानी हार, जहां आपको वो पहला झटका लगता है। दूसरा चरण है द डार्क नाइट, जहां आप उस हार के मलबे से डेटा इकट्ठा करते हैं। मतलब ये सिर्फ दुखी होने का फेज नहीं है, ये एक तरह से डेटा कलेक्शन है। एग्जैक्टली। आप ये समझते हैं कि क्या गलत हुआ और क्यों। ये सबसे दर्दनाक लेकिन सबसे जरूरी चरण है, क्योंकि यहीं से सीख मिलती है। और एक बार जब डेटा मिल जाता है तब आता है तीसरा चरण, रिकैलिब्रेशन यानी बदलाव। लेकिन ये शब्द सुनने में बहुत आसान लगता है। अपनी पूरी रणनीति बदलना, खासकर जब आप भावनात्मक रूप से टूटे हुए हो, ये तो बहुत मुश्किल होगा। असल में ये दिखता कैसा है? ये सिर्फ नक्शा बदलने जैसा नहीं है, ये अपनी मंजिल पर दोबारा सोचने जैसा है। रिकैलिब्रेशन का मतलब है क्रूर ईमानदारी। आपको खुद से पूछना पड़ता है, क्या मेरा लक्ष्य ही गलत था या सिर्फ मेरा रास्ता? जैसे वॉल्ट डिज्नी ने अपनी पहली कंपनी लाफ ओ ग्राम स्टूडियो के दिवालिया होने के बाद ये नहीं सोचा कि मैं एनिमेशन छोड़ दूंगा। अच्छा, उन्होंने सोचा मेरा बिजनेस मॉडल गलत था। That's the difference. It's not about changing everything, but changing the right thing. बदलाव हर चीज में नहीं, सही चीज में लाना होता है। और इस बदलाव के बाद? इसके बाद आता है चौथा चरण, द कमबैक यानी वापसी। यहाँ छोटी छोटी जीतों से आत्मविश्वास दोबारा बनाया जाता है। और अंत में है 5वां चरण, अल्टीमेट विक्ट्री यानी अंतिम जीत। ये वो मुकाम है जब शुरुआती हार एक प्रेरणादायक कहानी बन जाती है। असल में शुरुआती छोटी हारें भविष्य की बड़ी आपदाओं से बचाने वाला एक वैक्सीन है। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं,
लेकिन क्या असल जिंदगी में भी ये काम करती हैं? क्योंकि जब आप हारते हैं तो थ्योरी नहीं, हिम्मत काम आती है। मुझे लगता है कि कुछ कहानियां यहाँ मदद कर सकती हैं। हमने जंग जीतने की रणनीति तो समझ ली, अब उन सिपाहियों की कहानियां देखते हैं जिन्होंने अपनी पहली लड़ाई हार कर ही पूरी जंग जीती। वॉल्ट डिज्नी की कहानी को ही और गहराई से देखते हैं। जब उनका लाफोग्राम स्टूडियो दिवालिया हुआ तो वो सिर्फ एक बिजनेस की असफलता नहीं थी, वो हॉलीवुड में एक सपने के टूटने जैसा था। उन पर इतना कर्ज था कि वो एक वक्त का खाना भी मुश्किल से खरीद पाते थे। वो उस लड़ाई में पूरी तरह हार चुके थे, लेकिन उन्होंने उस हार से सीखा कि सिर्फ अच्छे कार्टून बनाना काफी नहीं है, आपको बिजनेस चलाना भी आना चाहिए। उसी सीख ने मिकी माउस और डिज्नी एम्पायर की नींव रखी। ये सच है, लेकिन हमें ये भी मानना होगा कि हर कोई वॉल्ट डिज्नी नहीं होता। हजारों लोग पहली कंपनी फेल होने के बाद दोबारा कोशिश ही नहीं करते। तो डिज्नी में ऐसा क्या खास था? क्या ये सिर्फ किस्मत थी या उनके माइंडसेट में कोई ऐसी चीज थी जो हम सीख सकते हैं? किस्मत हमेशा तैयारी और अवसर के मिलने से बनती है। डिज्नी के पास अपने काम को लेकर एक अटूट विश्वास था। ये विश्वास हार से बड़ा था। यही बात हमें एलन मस्क में भी दिखती है। 2008 को वो अपनी जिंदगी का सबसे बुरा साल कहते हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। स्पेसएक्स के पहली 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो चुके थे। टेस्ला दिवालिया होने की कगार पर थी। उनके पास सिर्फ एक और लॉन्च के पैसे बचे थे और टेस्ला के कर्मचारियों की सैलरी देने के भी पैसे नहीं थे। सोचिए वो दबाव। क्रिसमस की शाम को उन्हें जो फंडिंग मिली, अगर वो कुछ घंटे और लेट हो जाती तो दोनों कंपनियां खत्म हो जाती। वो हार नहीं रहे थे, वो एक तरह से हार चुके थे, लेकिन उन्होंने उस अंधेरी रात में डेटा इकट्ठा किया और अपनी रणनीति को रिकैलिब्रेट किया। और अगर हम इन कहानियों को भारतीय संदर्भ में देखें तो ऐसी ही मिसालें मिलती हैं। बिल्कुल। इन्फोसिस की कहानी सिर्फ $250 से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि शुरुआती रिजेक्शन से भी हुई थी। कई सालों तक उन्हें फंडिंग नहीं मिली, क्लाइंट्स उन पर भरोसा नहीं करते थे। एक कहानी है कि कैसे शुरुआती दिनों में नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति ने अपनी इमरजेंसी सेविंग्स दी थी, क्योंकि कंपनी के पास कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे नहीं थे। वो छोटी हारें, वो हर दिन का संघर्ष, उसी ने वो कल्चर बनाया जिसे आज हम इन्फोसिस के नाम से जानते हैं। ये उसूलों पर टिके रहने की कहानी है जब नतीजे आपके खिलाफ हों। और क्रिकेट में तो ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं। वहां हार और जीत का फैसला कुछ घंटों में हो जाता है। हाँ, और भारत की 2 ऐतिहासिक जीतें इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जरा 2001 के कोलकाता टेस्ट के बारे में सोचिए। ईडन गार्डन्स में 1 लाख लोग और आपकी टीम दुनिया की सबसे मजबूत टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फॉलो ऑन खेल रही है। दुनिया का हर एक्सपर्ट कह चुका है कि आप हार चुके हैं। उस दबाव में वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने जो किया, वो सिर्फ क्रिकेट नहीं था, वो उम्मीद की एक जिंदा मिसाल थी। उन्होंने एक हारी हुई लड़ाई को उस जंग की सबसे यादगार जीत में बदल दिया। और फिर 2021 की बोरेगावस्कर ट्रॉफी, पहले टेस्ट में 36 रन पर ऑल आउट होना, ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय शर्मिंदगी थी। कप्तान वापस जा चुका है, टीम के मुख्य खिलाड़ी चोटिल हैं। वहां से एक युवा टीम ने जो वापसी की और ऑस्ट्रेलिया को उसी की जमीन पर हराया, वो दिखाता है कि सबसे बड़ी जीत सबसे गहरी हार के बाद ही मिलती है। ये सभी उदाहरण एक ही बात साबित करते हैं। हार आपको तोड़ सकती है, लेकिन अगर आप टिके रहे तो वही हार आपको वो बना देती है जिसे फिर कोई नहीं तोड़ सकता। Resilience builds identity stronger than winning does। तो चलिए चर्चा को वापस इसकी मूल सिद्धांत पर लाते हैं। डायरेक्शन डेली रिजल्ट्स यानी दिशा दैनिक परिणामों से ज्यादा जरूरी है। लंबी रेस में जीतना ज्यादा जरूरी है हर लैप में फर्स्ट आने से। मैं वॉरेन बफेट वाले पॉइंट पर वापस आना चाहता हूं। सही अवसर का इंतजार करो, ये सलाह मुझे हमेशा परेशान करती है, क्योंकि इंतजार करने और मौका गंवा देने के बीच एक बहुत पतली लाइन है। हम कैसे जाने कि हम धैर्य दिखा रहे हैं या सिर्फ डर रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। वॉरेन बफे की फैट पिचेस का इंतजार करने की रणनीति का मतलब अकर्मण्यता नहीं है, इसका मतलब है तैयारी। वो हर दिन पढ़ते हैं, कंपनियों का विश्लेषण करते हैं, ताकि जब वो फैट पिच आए तो वो बल्ला घुमाने के लिए पूरी तरह तैयार हों। रणनीतिक धैर्य का मतलब है डेटा ड्रिवन इंतजार, न कि सिर्फ उम्मीद पर बैठना। भारत में एक बहुत पुरानी कहावत है, जो समय का इंतजार करता है वो समय पर राज करता है। इसका मतलब है कि आप समय को अपना काम करने देते हैं, लेकिन आप अपना काम करना नहीं छोड़ते। तो इसका सार ये है कि हर असफलता एक डेटा है,
हर झटका एक तैयारी है और हर हार अंतिम जीत के लिए किया गया एक निवेश है। जंग वो नहीं जीते जो हार से बचते हैं, बल्कि वो जीतते हैं जो हार को अपनी दिशा बदलने नहीं देते। बिल्कुल। जीतना एक आदत है, लेकिन उस आदत से पहले हार को पचाना सीखना पड़ता है। गलतियों को सुधारा जा सकता है, लेकिन एक टूटी हुई मानसिकता को नहीं। अगर हर हार से कुछ सीखा जाए तो जीत आपकी तरफ खुद दौड़ कर आती है। और यहाँ एक और विचार सोचने के लिए है। हार को सहना सीख लेना पहला कदम है, लेकिन क्या दबाव को एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या होता है जब कोई जानबूझकर खुद को एक उच्च दबाव वाले माहौल में डालता है? शायद अगला कदम सिर्फ हार से सीखना नहीं, बल्कि उस दबाव में महारत हासिल करना है जो कोयले को हीरे में बदलता है। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कोई भरी महफिल में है, कुछ कहना चाहता है, पर आवाज जैसे कहीं अटक जाती है। हाँ, वो जो एक एहसास होता है कि आप हैं तो वहां पर जैसे अदृश्य हैं। बिल्कुल, जैसे कोई आपको देख ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा, और ये बहुत अकेला महसूस कराता है। अपनी ही मौजूदगी पर शक होने लगता है। और यही एहसास मतलब हमारी आज की बातचीत का बिल्कुल केंद्र है। ये एक सीधी सी पर बहुत गहरी सच्चाई से जुड़ा है कौन सी सच्चाई? कि तकलीफ से ताकत तो बनती है, पर ताकत का असर तभी होता है जब आप उसे दिखाते हैं। मतलब होना काफी नहीं है, दिखना भी जरूरी है। एग्जैक्टली। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे कि दुनिया असलियत से ज्यादा उसके दिखने के तरीके पर किसी को कैसे परखती है और कैसे इस समझ का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बात मुझे हमेशा से हैरान करती आई है कि लोग कितनी जल्दी राय बना लेते हैं पहली मुलाकात में ही। क्या ये सच में इतना तेज होता है, पलक झपकने से भी कम समय में? ये ना सिर्फ सच है बल्कि चौंकाने वाला सच है। एक बहुत मशहूर शोध है मनोवैज्ञानिक नलिनी अंबाडी का। हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में। उनके मुताबिक हमारा दिमाग सिर्फ 1 सेकंड के 10वें हिस्से में 1 सेकंड का 10वां हिस्सा? हाँ, मतलब पलक झपकने से भी तेजी से ये तय कर लेता है कि सामने वाला भरोसे के लायक है या नहीं, काबिल है या नहीं। कमाल है। इसे ही थिन स्लाइस जजमेंट कहते हैं ना? बिल्कुल। और ये कोई आज की चीज नहीं है, ये तो हमारे पूर्वजों से मिला एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। सर्वाइवल मैकेनिज्म मतलब? हजारों साल पहले जब कोई अजनबी मिलता था तो सोचने का वक्त नहीं होता था, दोस्त है या दुश्मन, ये फैसला तुरंत लेना पड़ता था। अच्छा। वही पुराना दिमाग आज भी काम कर रहा है, बस जंगल की जगह अब ऑफिस मीटिंग्स हैं, लेकिन फैसले आज भी उतनी ही तेजी से हो रहा है। पर इसमें तो गलती की गुंजाइश बहुत ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा। और यहीं पर एक और दिलचस्प चीज काम करती है जिसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। हेलो इफेक्ट? हाँ, मतलब अगर किसी में सिर्फ एक अच्छा गुण दिखता है, जैसे मान लीजिए आत्मविश्वास, तो हमारा दिमाग खुद ही मान लेता है कि उसमें बाकी गुण भी होंगे, जैसे वो बुद्धिमान भी होगा, काबिल भी होगा। बस एक अच्छी चीज बाकी सब पर अपनी चमक डाल देती है। ये तो सोशल मीडिया पर हर रोज दिखता है। किसी की एक अच्छी कॉन्फिडेंट फोटो देखी और मान लिया कि उसकी पूरी जिंदगी परफेक्ट है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आज हमारी ऑनलाइन प्रोफाइल यही काम कर रही है। हाँ। पर ये सिद्धांत नया नहीं है। पुराने जमाने में सेनापति ऐसे कवच पहनते थे जो उन्हें ज्यादा बड़ा दिखाए। शाही दरबारों में तो पोशाक और हाव भाव ही सब कुछ थे। तो ये एक तरह का प्रदर्शन है जो सदियों से चल रहा है। बिल्कुल। इसी से जुड़ी वो मशहूर कहावत है, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक सफल न हो जाओ, सफल होने का नाटक करो। पर क्या इसमें एक तरह का धोखा नहीं है? ये सवाल बहुत जरूरी है और ज्यादातर लोग यहीं आकर अटक जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा खोखला सा लगता है। इसे धोखे की तरह नली बर के एक दिशा की तरह देखना चाहिए। इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान है। अच्छा? एक सिद्धांत है सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। ये कहता है कि हम अक्सर अपने व्यवहार को देखकर अपने बारे में राय बनाते हैं। एक मिनट, ये तो उल्टा लग रहा है। मतलब मैं जो करता हूँ उससे तय होता है कि मैं कौन हूँ। मुझे लगा था कि मैं जो हूँ उसकी वजह से कुछ करती हूँ। दोनों ही बातें सच हैं, पर हम दूसरे हिस्से को बहुत कम आंकते हैं। जब कोई जानबूझकर आत्मविश्वास वाला व्यवहार करता है, जैसे सीधा तनकर खड़ा होना, साफ आवाज में बोलना, आंखों में आंखें डालकर बात करना, हाँ, तो उसका दिमाग अपने ही इस व्यवहार को देखकर नतीजा निकालता है कि अरे, अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं जरूर एक आत्मविश्वासी इंसान हूं। मतलब आपका भारी एक्शन आपकी अंदरूनी सोच को बदल सकता है। बिल्कुल। हम अपनी हकीकत को बाहर से अंदर की तरफ गढ़ सकते हैं। वाह। पर यह कोई एक दिन का जादू नहीं, ये एक सफर है जिसके कुछ चरण होंगे शायद। पहला है असुरक्षा, वो मन की आवाज जो कहती है क्या मैं ये कर पाऊंगा। ज्यादातर लोग यहीं से शुरू करते हैं। दूसरा चरण होगा
उस असुरक्षा को छुपाने की कोशिश, वो जानबूझकर किया गया प्रदर्शन। सही। दूसरा चरण है जानबूझकर प्रदर्शन। जब कोई पहली बार सीधा खड़ा होता है, आवाज साफ रखता है, शुरू में ये बहुत बनावटी लगता है। और यहीं पर वो इम्पोस्टर सिंड्रोम वाली फीलिंग आती होगी कि मैं एक धोखेबाज हूं। सबसे ज्यादा यहीं पर हिम्मत चाहिए, क्योंकि अगर आप टिके रहे तो तीसरा चरण आता है, बाहरी मान्यता। मतलब जब लोग नोटिस करने लगते हैं। हाँ, जब लोग आपको ज्यादा गंभीरता से लेने लगते हैं, आपकी बात सुनते हैं, मौके देते हैं, तब पहली बार लगता है कि शायद ये काम कर रहा है। पर बाहरी मान्यता तो वो तो खोखली भी हो सकती है, अंदर से तो वही डर है। हो सकता है। इसीलिए चौथा चरण सबसे अहम है, आंतरिक बदलाव। जब बाहरी मान्यता लगातार मिलती है तो धीरे धीरे आत्मविश्वास, दिखावा नहीं, आदत लगने लगता है। जो पहले एक्टिंग थी वो अब नेचुरल हो जाती है। बिल्कुल। और यहीं से पांचवां और आखिरी चरण आता है, वास्तविक अधिकार, जहां मैं ये कर सकता हूं वाली सोच एक गहरी सच्ची हकीकत बन जाती है। दिखावा हकीकत में बदल चुका होता है। ये थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल जिंदगी में क्या ऐसी कोई मिसाल है किसी ने सच में इस सफर को तय किया हो? दुनिया भर में है। स्टीव जॉब्स को ही देखिए। ओहो, वो तो करिश्मे की मिसाल थे। पर उनका करिश्मा कुदरती नहीं था। वो अपने हर बड़े प्रेजेंटेशन की हफ्तों तक प्रैक्टिस करते थे, एक एक शब्द, एक एक जेस्चर, ताकि वो बिल्कुल सहज लगे। हाँ, उनका वो ब्लैक टर्टलनेक पहनना, वो सिर्फ कपड़े नहीं थे, वो इनोवेशन का एक प्रतीक बन गया था। उन्होंने खुद को एक आइडिया का चेहरा बना लिया था। भारत में भी कोई उदाहरण है? मुकेश अंबानी? हाँ, उनकी मौजूदगी में एक अलग ही ठहराव है। बिल्कुल। उनका शांत और दृढ़ अधिकार। वो कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलते, पर जब वो बोलते हैं तो सब सुनते हैं। उनकी वो पक्की बात वाली छवि ही है जो निवेशकों में हजारों करोड़ का भरोसा जगाती है। और खेल की दुनिया में विराट कोहली, क्या बात है। उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। मैदान पर उनका सीना चौड़ा करके खड़ा होना, विरोधी की आंखों में देखना। वो सिर्फ क्रिकेट नहीं है, वो एक माइंड गेम है। मनोवैज्ञानिक जंग है। उनका हर एक्शन कहता है, मैं यहां जीतने आया हूं। ये उस मानसिकता को दिखाता है कि अपनी औकात खुद बनानी पड़ती है। कोहली का अंदाज देखकर लगता है कि भारत में मानसिकता भी बदली है। पहले था पहले काम फिर नाम, और अब शायद ये है कि नाम से काम मिलता है। आपको अपने काम के लिए बोलना पड़ता है, दिखना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक बदलाव है। आज के शोर में सिर्फ अच्छा काम करना काफी नहीं है, उसे सही तरीके से पेश करना भी आना चाहिए। आपका पर्सनल ब्रांड दरवाजे खोलता है। ठीक है, ये सब बड़े लोगों की बातें हुई, पर एक आम इंसान क्या करे जो पहली बार इंटरव्यू दे रहा है या टीम के सामने प्रेजेंटेशन? इसकी शुरुआत कैसे हो बिना बनावटी लगे? शुरुआत हमेशा छोटी और प्रैक्टिकल चीजों से करनी चाहिए। सबसे पहले शारीरिक हाव भाव, मतलब पोस्चर। सीधा बैठना, सीधा खड़ा होना। हाँ, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे थोड़े पीछे। ये तुरंत आपके दिमाग को आत्मविश्वास का सिग्नल भेजता है। झुके हुए कंधे असुरक्षा दिखाते हैं। और दूसरा, आई कांटेक्ट। बिल्कुल। बात करते हुए 3-4 सेकंड के लिए नजरें मिलाना। ये घूरना नहीं है, ये जुड़ाव बनाना है। और आवाज का क्या? पेट से बोलें, गले से नहीं। आवाज में ठहराव और गहराई आएगी। धीरे बोलें, शब्दों के बीच में थोड़ा गैप दें। तेजी से बोलना अक्सर घबराहट की निशानी है। मुझे याद है एक बार मैं एक जरूरी फोन कॉल से घबरा रही थी। किसी ने कहा कि खड़े होकर और मुस्कुराते हुए बात करो, आवाज बदल जाएगी। और बदली? हैरानी की बात है, सच में बदली। आवाज ज्यादा शांत और आत्मविश्वासी लगी। बिल्कुल, क्योंकि ये शारीरिक बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं है, ये आपकी दिमागी हालत पे भी असर डालते हैं। और इसी से जुड़ी है मानसिक तैयारी भी, है ना? वो जो हम खुद से बात करते हैं। सेल्फ टॉक। मैं पकड़ा जाऊंगा की जगह सोचे, मैं सीख रहा हूं। मैं नहीं कर सकता की जगह सोचे, मैं इसे करने का तरीका सीख रहा हूं। ये खुद को मौका देना है। और कपड़ों का क्या? वो कहावत है ना, उस नौकरी के लिए कपड़े पहनो जो चाहते हो। आज भी उतनी ही सच है। इसका मतलब महंगे कपड़ों से नहीं, सलीके से है। साफ इस्त्री किए हुए कपड़े दिखाते हैं कि आप खुद का और उस मौके का सम्मान करते हैं। लेकिन इस रास्ते पर सबसे बड़ा खतरा तो घमंड का है। आत्मविश्वास और घमंड के बीच वो जो पतली सी रेखा है, वो क्या पार हो जाती है, पता भी नहीं चलता। हाँ, तो कोई इस जाल में फंसने से कैसे बचे? इसका जवाब 2 बातों में है। पहली और सबसे जरूरी बात, काबिलियत। मतलब सिर्फ दिखावा नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। आत्मविश्वास दरवाजे खोल सकता है, पर कमरे में टिके रहने के लिए आपको अपना काम आना ही चाहिए। हुनर पर लगातार काम करना होगा। और दूसरी बात? दूसरी बात है घमंड और आत्मविश्वास का फर्क समझना। आत्मविश्वास कहता है, मुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं।
और घमंड कहता है सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूं, मैं सबसे बेहतर हूं। आत्मविश्वास अपनी गलतियां मानता है, सीखने को तैयार रहता है। घमंड मानता है कि उसे सब पता है। तो क्या कोई ऐसी स्थिति भी है जहां ये रणनीति बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल है। जब आप किसी चीज के लिए सच में तैयार ना हो या किसी को ऐसी सलाह दे रहे हो जिससे नुकसान हो सकता हो, जैसे मेडिकल या कानूनी मामलों में, तब ये दिखाना कि आप सब जानते हैं बहुत खतरनाक हो सकता है। ये अपनी सही जगह का दावा करने के लिए है, धोखा देने के लिए नहीं। तो अगर मैं इस पूरी बातचीत को समेटूं तो लक्ष्य झूठा बनना नहीं है। नहीं। लक्ष्य है अपनी असली क्षमता को दुनिया के सामने लाना, उन अदृश्य दीवारों को गिराना जो हमने खुद पर लगा रखी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक चक्र है। पहले विश्वास दिखाओ, दुनिया उस पर प्रतिक्रिया देती है, जिससे तुम्हें सच में विश्वास महसूस होता है। और धीरे धीरे वो विश्वास तुम्हारी हकीकत बन जाता है। आप वो बन जाते हैं जिसे आप लगातार दुनिया को दिखाते हैं। ये अपनी पहचान को गढ़ने जैसा है। हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं, जो कवच आप रोज पहनना शुरू करते हैं वो धीरे धीरे आपकी त्वचा बन जाता है। और जो ताज आप सिर्फ अपनी कल्पना में पहनते हैं वो एक दिन सबको दिखने लगता है। अब सवाल बस ये है कि कोई अपने कवच का कौन सा हिस्सा सबसे पहले पहनने का चुनाव करेगा।